Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we are going to continue the topic layoff and retrenchment. ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। पहली दो पार्ट हो चुके, अगर वो पार्ट आप नहीं देख कर आए हो तो आपको समझ नहीं आएगा, प्लीज आप वो देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा। हम अब इसमें कवर करेंगे पहले सेक्शन 25M ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो एड्रेस करता है प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ्स एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर व्हेन एन एम्प्लॉयर कैन ले ऑफ वर्कर। यानी कि इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि जो एम्प्लॉयर है वो किस तरीके से ले ऑफ कर सकता है, क्या प्रोसीजर है ले ऑफ करने का एक वर्कर को। सो ले ऑफ प्रोहिबिशन, रेगुलर वर्कर्स, जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग बदली या फिर कैजुअल वर्कर्स जो मतलब डेली वेजेस वाले होते हैं, उनकी अलग अलग बात की जा रही है, या जिनको चेंज करना होता है। रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी के भरोसे होते हैं बेसिकली, सो उनको जो है कंपनी को पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर हैज टू टेक द प्रायर परमिशन, विदाउट परमिशन वो उनको नहीं निकाल सकते हैं। और परमिशन किससे? फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी ले ऑफ के लिए। ठीक है। और फिर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस आर अलाउड इफ ले ऑफ इज ड्यू टू अ पावर शॉर्टेज। अगर कोई भी ले ऑफ हो रहा है जो अचानक से हो रहा है, कोई पावर शॉर्टेज की वजह से या फिर नेचुरल कैलमिटी की वजह से, कोई डिजास्टर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, माइन की केस ऑफ माइन, फायर, फ्लड, एक्सेस और ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो या कुछ भी ऐसा इशू हो, तो वो एक एक्सेप्शन केस है कि उसमें तो ऑफ कोर्स परमिशन नहीं ले सकते, तो उस टाइम पर तुरंत ले ऑफ की बात की जाती है। नाउ एप्लीकेशन फॉर परमिशन, जो एम्प्लॉयर है उसको जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उसके उसी तरीके में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसी मैनर में एप्लीकेशन देनी पड़ती है ले ऑफ के लिए। ठीक है। और अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी साइमल्टेनियसली सर्व टू द अफेक्टेड वर्कर्स। तो वही कॉपी, उसी एप्लीकेशन की एक कॉपी वर्कर्स को भी, जो अफेक्टेड वर्कर्स है जिन्होंने ले ऑफ का पार्ट है, उनको भी देनी पड़ेगी। Now, time-bound application for certain layoff. If a layoff is mine is due to fire in a mine, ठीक है, एक माइन में ले ऑफ है फायर की वजह से या फ्लड की वजह से, जो एम्प्लॉयर है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर कि वो ले ऑफ को कंटिन्यू करा। लाइक उस टाइम पे अगर ले ऑफ ले भी लिया एकदम से किसी रीजन से कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो विद इन 30 डेज वो अप्लाई कर दे कि ये ले ऑफ कब तक कंटिन्यू रहेगा, एक प्रिस्क्राइब टाइम तक। ठीक है। और उसका वो जो टाइम है कब उसे अप्लाई करना है, विद इन 30 डेज। नाउ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी विल डिसाइड आफ्टर एन इंक्वायरी। यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और या फिर जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है वो इंक्वायरी करेंगे और वो डिसाइड करेंगी जो ले ऑफ का रीजन है वो सही है या नहीं है, और ये ले ऑफ आगे कंटिन्यू करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनके डिसीजन में वो ग्रांट कर दे परमिशन या फिर वो रिफ्यूज कर दे। ठीक है। अब वो एम्प्लॉयर से भी बात करेंगे, वर्कर से भी बात करेंगे और अपना डिसीजन दोनों को बताएंगे। Now, deem permission. If the government or authority doesn't communicate its decision within 60 days, अगर वो गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है स्पेसिफिक वो डिसीजन को बताती ही नहीं है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ना ही एम्प्लॉयर से ना ही वर्कर से, 60 डेज बीत चुके हैं इस बात को, विद इन 60 डेज, तो जो परमिशन ऐसी मानी जाएगी कि उन्होंने ग्रांट कर दी है ले ऑफ के लिए, अगर कोई डिसीजन उनका नहीं आता है तो। Now, duration of permission, granted permission or refusal remain in force for 1 year. जो भी डिसीजन होगा उनका, चाहे परमिशन ग्रांट की हो या रिफ्यूज की हो, वो 1 ईयर तक माना जाएगा। किस कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट, रिव्यू और ट्रिब्यूनल एजुडिकेशन। द गवर्नमेंट और अथॉरिटी कैन रिव्यू इट्स डिसीजन। जो गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। ठीक है। और वो मैटर को ट्रिब्यूनल तक भी लेके जा सकती है, विच मस्ट पास एन अवार्ड विद इन 30 डेज। और जो ट्रिब्यूनल है वो अवार्ड कब तक पास करेगा? 30 डेज के अंदर अंदर। ओके। इलीगल ले ऑफ क्या होता है? इफ नो एप्लीकेशन इज मेड और परमिशन इज रिफ्यूज। अगर आपको एप्लीकेशन ही नहीं दी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर जो एप्लीकेशन दी थी वो जो परमिशन मांगी थी वो रिफ्यूज कर दी है स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट ने, तो जो ले ऑफ है तब भी उस सिचुएशन में भी अगर आप ले ऑफ कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो इलीगल होगा। एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, और फिर वर्कर्स को बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जो भी अगर उनकी जो वेजेस से उनको 50%, 15% जो भी तय है परसेंटेज, उसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वो ले ऑफ इलीगल है। नाउ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, द गवर्नमेंट कैन अंडर
exceptional circumstances exempt an establishment from the provision of layoff prohibition. यानी कि द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल रूल्स, यानी गवर्नमेंट एक ऐसे स्पेशल रूल्स बना सकती है। ये मैं इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ आपको कि जो अनयूजुअल होंगे और जब यूज किए जाएंगे जब इमरजेंसी या कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ सीरियस हुआ हो, जैसे जिस कंपनी को अलाउ नहीं है ले ऑफ करना, तब वो कंपनी भी ले ऑफ कर सकती है अपने वर्कर्स को। बट ये रूल ये तभी अलाउ है, ये लॉ तभी बदलेगा जब उस कंपनी में कुछ सीरियस या कुछ ऐसे रेयर सिचुएशन आ गई है जिसमें यही एक बेस्ट डिसीजन लग रहा है। Now, application of Section 25C. The provisions of Section 25C apply to layoffs under this section. अब इसकी explanation क्या है? Workers are not considered lay off if the employer offers alternative employment in the same or another establishment within a reasonable distance without undue hardship, provide the वेजेस ऑफर्ड आर सिमिलर। अब जैसे कोई वर्कर मतलब वर्कर्स को ले ऑफ पे तब तक ले ऑफ नहीं माना जाएगा अगर कोई एम्प्लॉयर है वो उसे, जैसे यहाँ पे वो वर्कर कुछ काम कर रहा था और उसे कोई दूसरा काम दे दिया जाता है वर्कर को। ठीक है, यहाँ पे जैसे उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिपार्टमेंट में कुछ काम था और यहाँ पे किसी पैकिंग या किसी और डिपार्टमेंट में कोई काम उसको दे दिया गया है सेम वेजेस के ऊपर, सिमिलर वेजेस के ऊपर, और ना ही उसे कोई दिक्कत आ रही है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर उसका वर्क, मतलब उसका जो काम है ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है उसको। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट काम दे दिया है और पैसे कम दे रहे हैं हम उसे। ठीक है, और रीजनेबल डिस्टेंस, अगर वो दूर भी है तो भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कोई। अब रीजनेबल डिस्टेंस है कि मतलब उसके वेजेस के अकॉर्डिंग उसके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही उसकी ज्यादा एक्सपेंस लग रहा है, तो उस सिनेरियो में भी उसे लेड ऑफ नहीं माना जाएगा उस ऑल्टरनेटिव में। ठीक है, नाउ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू retrenchment, कंडीशन प्रेसिडेंट टू retrenchment, इसमें जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है इसका मतलब है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस है, ये कंडीशंस है जिनको एक वर्कमैन को फॉलो करना पड़ेगा। और वो ये कंडीशंस किस वर्कमैन पे लगती है ये भी मैं बता दूं, जो बिना किसी ब्रेक के कंपनी में 1 साल तक टिका हुआ है यानी कि काम कर रहा है, उस पे लगती है सारी कंडीशंस। ठीक है, जो कंटिन्यू सर्विस दे रहा है कंपनी को। The workman is given 3 months written notice indicating the reasons for retrenchment, यानी वर्कमैन को अगर ले ऑफ करना है तो आपको, या रिट्रेंचमेंट के लिए, सॉरी नॉट ले ऑफ, तो उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, रिटन नोटिस देना पड़ेगा इंडिकेटिंग द रीजन। ठीक है, कि क्या रिट्रेंचमेंट का रीजन है, और इज पेड वेजेस फॉर द नोटिस पीरियड इन लिeu ऑफ नोटिस, और वेजेस भी पे करने पड़ेंगे नोटिस पीरियड के ऊपर। फिर प्रायर परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी एम्प्लॉयर है जो उसे रिट्रेंच करना चाह रहा है वर्कर को, उसे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या फिर कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी को। मस्ट बी ऑब्टेन, उसे उसकी इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर डूइंग दिस एक्शन थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है उसके थ्रू। Now, application process, the employer must apply for permission stating reasons for retrenchment। जो employer है उसको परमिशन के लिए अप्लाई करना है और उसमें रीजन लिखना है कि retrenchment का रीजन क्या है। A copy of the application must be simultaneously served to concerned workman। जो एप्लीकेशन की कॉपी है उसे भी उसे भी सर्व करना है वर्कमैन को। ये सेम गोइंग जैसे जो एप्लीकेशन प्रोसीजर ले ऑफ के अंदर था वही रिट्रेंचमेंट में है। ये अभी आप प्लीज पीछे के वीडियो देखकर आना, आपको मीनिंग्स वगैरह सब वहीं से क्लियर होंगे। मैं इसलिए वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बनी है तो मैं इसलिए फटाफट से चीजें क्लियर कर रही हूँ। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी आफ्टर एन इंक्वायरी एंड प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कंसर्न टू बी हर्ड मे ग्रांट और रिफ्यूज परमिशन। अब जो गवर्नमेंट है या जो भी स्पेसिफिक अथॉरिटी है वो उनकी मर्जी है, वो सारी सिचुएशन को देखेगी, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी एंड देन दे विल डिसाइड दे हैव टू रिफ्यूज और दे हैव टू ग्रांट फॉर रिट्रेंचमेंट। ठीक है, और अगर जो भी वो डिसीजन होता है उसके लिए एम्प्लॉयर को और वर्कमैन को उन्हें कम्युनिकेट करना है, यानी उन्हें बताना है एम्प्लॉयर और वर्कमैन को अपने डिसीजन को। नाउ टीम परमिशन, इफ द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी डजंट कम्युनिकेट, अगर वो 60 डेज तक कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कम्युनिकेट नहीं करती है वर्कमैन या फिर एम्प्लॉयर के साथ,
तो फिर जो परमिशन जो एम्प्लॉयर ने मांगी थी उसे ऐसा समझ लिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी है। ठीक है, नाउ फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। जो भी गवर्नमेंट परमिशन देगी या ग्रांट करेगी या रिफ्यूज करेगी वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द पार्टीज कंसर्न। रिमेनिंग इन फोर्स फॉर 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर तक रहेगा। और किस डेट से? डेट ऑफ द ऑर्डर। ये सब मैं पहले भी ले ऑफ के लिए भी सेम कंडीशंस थी मैं जो अभी डिस्कस कर रही हूँ, और इंट्रेंचमेंट के लिए भी। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, चाहे मैं अलग अलग कवर कर रही हूँ। इफ यू विल स्टडी तो मैं आपको इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा काफी लर्न करने में। Now, review or tribunal adjudication. The government or authority may review its order or refer the matter to tribunal. जो गवर्नमेंट और अथॉरिटी है वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेंगी, और वो मैटर जो है ट्रिब्यूनल तक भी लेके जा सकती है अगर उन्हें रिक्वायरमेंट फील होती है। तो विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल टू पास एन अवार्ड, और ट्रिब्यूनल अवार्ड पास करेगी कितने टाइम में? 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है। नाउ इलीगल रिट्रेंचमेंट, अगर कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट होती है, एज इन ले ऑफ में भी यही था, तो वो इलीगल मानी जाएगी और एम्प्लॉयज को उनके बेनिफिट्स, वर्कर्स को एम्प्लॉयज को उनके बेनिफिट्स मिलेंगे। Now, exceptional circumstances. The appropriate government may, under exceptional circumstances such as accidents or death of the employer, direct that provisions, subsection 1, shall not apply the specified period. यानी कि कुछ जब ऐसी कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती है तो उस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि पहले परमिशन ली जाए रिट्रेंचमेंट के लिए। तो उस टाइम पे जो परमिशन वाला जो पॉइंट है उसको माफ कर दिया जाता है कि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर इमरजेंसी में रिट्रेंच करना पड़ रहा है वर्कर्स को, प्लीज गो अहेड। परमिशन इज द सेकेंडरी थिंग इन दैट सिचुएशन। Compensation. Workmen entitled to retrenchment compensation as per this section shall receive an amount. ठीक है, वर्कमैन जो है वो कंपनसेशन ले सकते हैं रेंट पे, और एक अमाउंट रिसीव होगी उनको जो इक्विवेलेंट होगी उनकी जो एवरेज पे है उसके 15 डेज फॉर एवरी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर 10,000 है पर मंथ, ठीक है, तो पर मंथ में जो 15 डेज की उसका अमाउंट होगा उसे 10,000 के जो उसकी सैलरी का वो से मिलेगा। फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, एवरेज पे ऑफ एवरी कंप्लीट ईयर सर्विस therefore exceeding 6 months. नाउ कंपनसेशन, जो वर्कमैन है रिट्रेंचमेंट के बाद वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है, और उनको कंपनसेशन मिलेगी उनकी जो पूरे साल की सैलरी है, एवरेज उनका पे है उसके 15 दिन की इक्वलेंट। ठीक है, अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, पूरे साल का पे है 1 लाख, तो जो 15 दिन का पे होगा उसकी वो उनका कंपनसेशन होगा, और ये उनके लिए है जो पूरे साल वर्क कर रहे हैं। अगर किसी ने कंपनी को सर्व किया है, किसी वर्कमैन ने 6 मंथ तक या 6 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा बट ईयर से कम, तो उसको उस अकॉर्डिंग जो है उसके एवरेज पे के अकॉर्डिंग उसको जो कंपनसेशन है वो मिलेगी। Now, proving compliance. For retrenchment to be considered valid under Section 25N, the management must prove that copies of the application as required by Section 25N and the industrial dispute rules were served on the concerned workmen. Failure to do so could cast doubt on the legitimacy of the retrenchment. दिस मीन्स दैट जैसे कि अगर जो एप्लीकेशन एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट के लिए अप्रूव कराता है वो एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 25 एंड वर्कर्स को देनी भी जरूरी है, वर्कमैन को देनी भी जरूरी है जो रिट्रेंच हो रहा है या फिर जो अफेक्ट हो रहा है। अगर उसे वो एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो उसकी जो रिट्रेंचमेंट हुआ है उसकी लेजिटिमेसी यानी वो लीगल है या इलीगल है, इस बात के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है। Case law, constitutional validity of section 25N. इस केस में ये केस क्या था? उत्तरांचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अनदर वर्सेस जबर सिंह एंड अदर्स। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने पूछा था, लुक एट वेदर द रिट्रेंचमेंट of a worker by Uttaranchal Forest Development Corporation followed the proper legal procedure। तो उत्तरांचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो रिट्रेंचमेंट किया था क्या उसने प्रॉपर लीगल
प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया था, जो कि अंडर द यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में था। सो द लेबर कोड सेड दैट रिट्रेंचमेंट वाज वैलिड। तो लेबर कोड का कहना था कि रिट्रेंचमेंट वैलिड था, बट हाई कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन किया। हाई कोर्ट ऑर्डर दैट द वर्कर्स शुड गेट देयर जॉब बैक एंड विद बैक पे। वर्कर्स को उनकी जॉब भी मिलनी चाहिए और उनका जो पे स्केल है वो भी साथ में मिलना चाहिए। सो जो मेन इशू था इस केस में वो ये था कि ये जो कंपनी है ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आ रही है नहीं आ रही। दिस कॉर्पोरेशन इज काउंटेड एज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द लॉ और नॉट। अगर वो आती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में तो जो रिट्रेंचमेंट हुआ है ये इनवैलिड हुआ है, बिकॉज ये कॉर्पोरेशन डिडंट फॉलो द रूल्स। जो कॉर्पोरेशन थे वो उसने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, जो कि सेक्शन 25N के तहत थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, यानी कि पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो अगर ये जो कॉर्पोरेशन है ये आती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे, देन इन्होंने जो रिट्रेंचमेंट किया है वो इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज एंड टर्निंग देम इनटू लॉग्स फॉर सेल्स आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि डिफाइन किया गया फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। सो देयरफॉर द कॉर्पोरेशन वाज कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल। तो इस इन सारी एक्टिविटीज की वजह से और जो डिफाइन किया गया है एज पर द प्रोविजंस एंड एवरीथिंग, जो ये कॉर्पोरेशन है उसे इंडस्ट्रियल में काउंट करेंगे एंड द रूल्स ऑफ 25N अप्लाई होते हैं। बिकॉज 25N के रूल्स अप्लाई होते हैं तो दे जो इनका रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर था वो बिल्कुल गलत था। इनको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ रिट्रेंच करना चाहिए था। इनका जो रिट्रेंचमेंट था वो इनवैलिड था, बिकॉज दे आर कमिंग इन दिस 25N अंडर 25N। सो अब उनको रिट्रेंचमेंट जो है वापस अपना करना, अपने एक्शन को वापस लेना पड़ेगा और वर्कर्स को वापस उनकी जॉब देनी पड़ेगी। नाउ प्रोसीजर्स फॉर रिट्रेंचमेंट सेक्शन 25G, प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो। अब जैसे कि ना किसी भी कभी कंपनी को रिट्रेंच करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी कंपनी के प्रोटोकॉल्स रूल्स या किसी भी रीजन की वजह से, तो एक प्रिंसिपल है जो सबसे अर्ली यानी जो सबसे अभी जो सबसे रीसेंट पर्सन आया है तो वही पर्सन को कंपनी रिट्रेंच करेगी। ठीक है, और अगर वो उस रीसेंट की जगह किसी और को रिट्रेंच करती है तो कंपनी के पास कोई वैलिड, कोई बहुत ठोस कड़ा रीजन होना चाहिए उस दूसरे पर्सन को रिट्रेंच करने का। ठीक है, और अब जब कंपनी को री एम्प्लॉय करने हैं, मतलब कि अब कुछ नई वैकेंसीज निकली है, नए कंपनी को नए लोगों को करना है और इससे पहले कंपनी रिट्रेंच कर चुकी है कुछ वर्कर्स को ड्यू टू सम अदर रीजंस, इसलिए नहीं कि उन्होंने खराब काम किया था, सम अदर रीजंस, उनके कोई प्रोटोकॉल थे उस वजह से। तो उस सिनारियो में कंपनी जो है वो उन्हीं एम्प्लॉयज को दोबारा से एक बार लेने की कोशिश करेगी, एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी जिन्हें उन्होंने पहले रिट्रेंच किया था। सो ये था रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन सेक्शन 25H। Now procedure for retrenchment section 25G. Retrenchment conditions for industrial establishment section 25A में क्या है पहले ये देख लेते हैं, और प्रोसीजर जो है 25G में आता है। This section applies to industrial establishment, ठीक है, where an average of not less than 50 but not more than 100, यानी कि 50 से कम नहीं बट 100 से ज्यादा, बट नॉट मोर देन 100 से कम वर्कमैन वर एम्प्लॉयड, यानी 50 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतने वर्कर्स होने चाहिए उस कंपनी में, लाइक 65, 70, 75, 89 ऐसे कुछ। ठीक है, वर एम्प्लॉयड पर वर्किंग डे, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयड किया जा रहा है पर वर्किंग डे ओवर दी प्रीसीडिंग 12 मंथ, पूरे साल में कभी भी। ठीक है, सो नाउ कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट सेक्शन 25F। फॉर रिट्रेंचमेंट टू अकर द एम्प्लॉय मस्ट हैव कॉन्टिन्यूस सर्विस। अगर रिट्रेंचमेंट की बात की जाए तो एक एम्प्लॉय की सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर, और कम से कम एटलीस्ट 1 साल की। ठीक है, उस एम्प्लॉयर के अंडर जिसने उसे रिट्रेंच किया है, अगर उसे रिट्रेंचमेंट को किसी वर्कमैन को साबित भी करना है कि मुझे रिट्रेंच किया गया है तो। एंड द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड 1 month's रिटन नोटिस और पेमेंट इन लिeu ऑफ नोटिस। तो एम्प्लॉयर को जो है रिट्रेंच करने से पहले 1 month का एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा और उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी उसको, कंपनी को, पर्सन को नोटिस पीरियड पे
नाउ इंडिकेट रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट, एम्प्लॉयर्स को उस नोटिस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो भी रीजंस है रिट्रेंचमेंट के, और कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, ऑफर कंपनसेशन इक्वलेंट टू 15 डेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके किस तरीके से 15 डेज जो एवरेज पे है पूरे साल का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे पूरे साल बिना ब्रेक के उसे सर्विस करी होगी, तो उसका जो उसका एवरेज पे होगा उसके 15 दिनों का वेजेस उसको एज अ कंपनसेशन मिलेगा वर्कमैन को, ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ एक्सीडिंग 6 ईयर, अगर उसने 1 साल से कम काम किया, लाइक 8 मंथ्स काम किया, 6 मंथ से ज्यादा बट 1 ईयर से कम, तो जो भी पार्टली पेमेंट उसकी उस टाइम पे जो बनती है उस वेजेस के अकॉर्डिंग उसको मिलेगी। Additionally, notices in the prescribed manner must be served on the appropriate government, ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी नोटिस जाएगा और एक कॉपी एम्प्लॉय वर्कमैन को भी जाएगी। रिट्रेंचमेंट कंडीशंस फॉर लार्जर एस्टैब्लिशमेंट्स, अब आती है बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की बारी, उनकी कंडीशन जो कि सेक्शन 25K में कवर है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 100, अब बात हो रही है 100 से ऊपर वर्कर्स की, ठीक है, उस कंपनी में 100 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय होने चाहिए, कोई भी 12 महीनों में से कोई भी मंथ में हो, चाहे किसी में भी बीच में कम भी हो रहे हो, लेकिन होने चाहिए। तो ये उनकी बात कर रहे हैं आप। उसमें क्या आता है, पेनल्टी फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रीवियस परमिशन, अगर कंपनी ने एम्प्लॉयर ने परमिशन नहीं ली है, द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद नॉट लेस देन 100, ये भी हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन एवरेज पर वर्किंग डे ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ। सो कंपल्सरी परमिशन, पहली बात तो अगर एम्प्लॉयर जो है, मैं वापस इस पे आ रही हूँ पेनल्टी पे, तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर बिना परमिशन के एम्प्लॉयर रिट्रेंच कर रहा है तो उस कंपनी सेक्शन 25K के अंडर जो इंडस्ट्री है। देन कंपल्सरी परमिशन for layoff of workmen, Section 25M. Under Section 25M of the Industrial Dispute Act 1947, employers are required to obtain compulsory permission. Employers के पास एक compulsory permission होनी चाहिए किसी भी workman को retrench करने की, lay off करने की, या तो from the competent authority, किससे, कोई competent authority, it can be a government or an appropriate authority to carry out the layoff of the worker, और उसका भी एक परमिशन का भी एक प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन देनी होती है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उस तरीके से ही जाएगी। कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 25 एंड आउटलाइंस द कंडीशंस, सेक्शन 25 में काफी सारी कंडीशंस एंड रिट्रेंचमेंट की दैट मस्ट बी मेट बिफोर retrenching workmen in an industrial establishment. Penalty for violation. Any employer found in contravention of the provisions of section 25M, अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है 25M की प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है या फिर सेक्शन 20 एंड सेक्शन 25M को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। उसमें पेनल्टीज में क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर टर्म अप टू 1 मंथ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ की हो सकती है, और फाइन हो सकता है एक्सटेंडिंग टू 1000 रुपीज, और बोथ, और दोनों चीजें भी साथ में हो सकती है। दिस एम्फेसाइजेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, प्रोटोकॉल्स को फॉलो या रूल्स को, लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, लॉन्ग थी बट काफी सारे सेक्शंस थे और काफी चीजें थी जो बहुत डेप्थ में पढ़नी थी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।